हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं आया हूं एक पार्ट लेकर, फिर ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इससे पहले हमारे 10 MCQ हो गए हैं इसमें कंप्लीट। और ये हमारा MCQ कौन सा है, यहाँ से हम 11 से शुरू करेंगे। और यदि तुम्हें इस वीडियो के हमारा जो चला हुआ है सेशन वो है ऑडिटिंग। यदि ऑडिटिंग की और डिटेल से जानकारी आपको लेनी है तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर पार्ट 9 से लेकर और पार्ट 21 तक देख सकते हैं, जिसमें जो है ऑडिटिंग को डिटेल से समझाया गया है। यहाँ केवल ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन बताए जाएंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह की सुविधा नहीं होगी। वहाँ पे बोर्ड मार्कर वगैरह से सब कुछ डिटेल से बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। इसमें आप वो पार्ट हमारा है 9 से लेकर 21। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उनका प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर दूँगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। पहला क्वेश्चन है, मतलब ये है आज की वीडियो का, वैसे 10 क्वेश्चन से पहले कंप्लीट करा दिए। तो ये क्या, एक अंकेक्षक कौन हो सकता है? एक अंकेक्षक आप समझते होंगे, एक सीए कौन हो सकता है? तो एक सीए कौन हो सकता है? सीए जो है जिसकी कुछ योग्यता है, वो क्या योग्यता है? सीए के लिए क्या वह वाणिज्य में स्नातक होगा? नहीं। क्या ये विधि स्नातक होगा? क्या में लागत लेखाकार होगा या फिर चार्टर अकाउंटेंट होगा? तो सीए के लिए उसका चार्टर अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, मतलब सीए की डिग्री उसने धारण की हो, और तभी वह जो है क्या बन सकता है, अंकेक्षक बन सकता है, तभी वह अंकेक्षक की पद पर नियुक्त हो सकता है। और तुम्हें जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक अंकेक्षक एक साथ 20 कंपनियों को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, 20 कंपनियों को ज्वाइन कर सकता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये 20 कंपनी कैसी होगी, जिसकी वार्षिक अधिकृत पूंजी 25 लाख से कम होगी। ऐसी 20 कंपनियों को एक साथ ज्वाइन कर सकता है। यदि इनसे 25 लाख से ज़्यादा है, तो 25 लाख से ज़्यादा यदि उसकी कंपनी की पूंजी है, अधिकृत पूंजी है, तो फिर वह ऐसी कंपनी को केवल 10 कंपनी को ही ज्वाइन कर सकता है, यदि 25 लाख से ज़्यादा कंपनी की अधिकृत पूंजी है। तो ये बात मैंने डिटेल से आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में हमें क्या बताया गया, और सीए की मैंने तो बता ही दिया। वैसे सीए भारत में कब से स्टार्ट हुआ था? सीए भारत में 1949 से स्टार्ट हुए थे सीए की डिग्री। ठीक है, 1949 से सीए की डिग्री बनाई गई, और जिसका कार्यालय कहाँ है? जिसका कार्यालय कोलकाता में है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 12। और ये कहा अंकेक्षक के कार्य बताइए, सीए के कार्य बताइए। सीए का पहला कार्य क्या है? ये कहा खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, कि जो खत्ते बनाए गए हैं वे गणितीय रूप से सही भी है या गलत है। गणितीय रूप आप समझते होंगे क्या है। गणितीय मतलब इसमें जो गणित के सिद्धांत है, जोड़ घटाव, में सही भी है या फिर गलत है। इसके बाद देखें ख बताया अशुद्धियों को ढूंढना एवं दूर करना। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अशुद्धियों पर भी। ठीक है, अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उस पर मैंने एक वीडियो जो है बनाई हुई है, तो आप अशुद्धियों के प्रकार भी देख सकते हैं। तो इसमें हमने कहा, उसने बताया दूसरा कि अशुद्धियों को ढूंढना और उन्हें रोकना। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, कपट को ढूंढना एवं रोकना। कपट जो हुआ है उसे ढूंढना और उसे रोकना किसका कार्य है? सीए का कार्य है, अंकेक्षक का कार्य है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। ये कहा अंकेक्षक होता है, सीए होता है, तो सीए क्या बताया इसने कि शिकारी कुत्ते की तरह होता है या शिकारी कुत्ते की तरह होता है, या शेर की तरह होता है, या बिल्ली की तरह होता है। तो जो सीए है वो किसकी तरह होता है? रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह होता है। इसको संज्ञा कहीं की दी गई है, रखवाली करने वाले कुत्ते की संज्ञा दी गई है एक सीए को। जिस प्रकार कुत्ता एक वफादार होता है, उसी प्रकार सीए को भी वफादार माना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा आया कौन सा? 14।
और 14 में बताया गया क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया क्या कि चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट एक पेशेवर व्यक्ति होते हैं, खाते चेक करना इनका पेशा है। जैसे एक टीचर का पेशा क्या होता है, पढ़ाना होता है। एक चोर का पेशा क्या है, चोरी करना है। वो पेशेवर व्यक्ति है, वो उसका पेशा है, बोलते नहीं कि हमारा पेशा है, ठीक है। इसी तरह हमारा इसी तरह हम एग्जाम्पल ले, एक वकील का पेशा होता है वकालत करना, तो इसी तरह एक चार्टर अकाउंटेंट का जो पेशा है वो क्या है, वो है उसका खातों को चेक करना। ये उसका पेशेवर व्यक्ति है, वो पेशा उसका कार्य है। अगर हम व्यवसाय और पेशे में कुछ अंतर समझे तो व्यवसाय और पेशे में एक अंतर है। वो अंतर क्या है, व्यवसाय में माल को बनाया जाएगा और उसे बेचा जाएगा, जबकि पेशे में जो है केवल अपने टैलेंट के बेस पे ही माल को खरीदा और बेचा जाएगा, ठीक है। तो ये पेशे और व्यवसाय में अंतर है। जब मैंने तो आपको जो बताया है, यदि आप नहीं समझ पाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। इसके बाद हमारा आया कौन सा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आया हमारा कौन सा, 15 क्वेश्चन में क्या बताया गया है, 15 क्वेश्चन में बताया गया है एक अंकेक्षक को होना चाहिए। एक अंकेक्षक को क्या होना चाहिए, एक अंकेक्षक को जो है निर्भीक, इसके बाद कौन सा, निर्भीक का मतलब है निडर, इसके बाद चतुर, इसके बाद क्या है, ईमानदार। तो एक अंकेक्षक को में ये सभी गुण पाने चाहिए, वह निर्भीक भी हो, निडर भी हो, ईमानदार हो और चतुर भी हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में फिर उसने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहा एक अंकेक्षक में होनी चाहिए, एक अंकेक्षक में होनी चाहिए क्या, चतुराई का मतलब तुम समझते होंगे, वह चतुर होना चाहिए। इसके बाद फिर उसने बताया है वह चतुर होना चाहिए और नैतिकता, उसमें नैतिकता का गुण होना चाहिए, वह नैतिक रूप से आदर्श को पालन करने वाला होना चाहिए नैतिक रूप से। और फिर उसने बताया क्या कि ईमानदार भी होना चाहिए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नंबर नेक्स्ट आया कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। और 17 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 17 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए, जो एक अंकेक्षक है उसे नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्या उसे चतुर नहीं होना चाहिए, गलत बात है। क्या उसे ईमानदार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ईमानदार भी। क्या उसे धैर्यवान नहीं होना चाहिए, नहीं धैर्यवान भी होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, उसे शंकालु नहीं होना चाहिए, शंका करने वाला नहीं होना चाहिए। यदि वो शंका करने वाला है तो वो जो है बार बार उन अकाउंटों पे ही शंका करते रहेगा, बार बार एक ही अकाउंट को कितनी बार चेक करेगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जाएगा। तो शंकालु ना हो, ठीक है। यदि शंकालु है तो वो एक अच्छा सीए, अच्छा अंकेक्षक नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बताया गया है, में हमारा क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। ये कहा अंकेक्षक का नैतिक ज्ञान होता है, अंकेक्षक का जो अंकेक्षक का तकनीकी ज्ञान होता है। अंकेक्षक का जो तकनीकी ज्ञान है वो जन्मजात नहीं होता, किसने कहा जन्मजात होता है, मौलिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से फिर क्या है, उपार्जित। ये उपार्जित होता है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, और तीसरा ये ख इसका सही है। ये तकनीकी ज्ञान अर्जित किए जाते हैं, सीए का तकनीकी ज्ञान जो है अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है। ये जन्म से नहीं कोई हमें मिलता, यही पाक हमें जो है उपार्जित करना होता है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में क्या बताया गया, नेक्स्ट में बताया गया क्वेश्चन नंबर हमारा आया 19। और 19 उसी का अपोजिट है एकदम। जो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगी। जैसे कि एक अंकेक्षक को उच्च नैतिक स्तर होता है, एक अंकेक्षक जो अंकेक्षक होगा और उसका उच्च नैतिक स्तर कब होगा, उच्च नैतिक स्तर। देखो सीए करना एक अलग बात है और सीए में नंबर 1 रैंक पे जाना दूसरी बात है। ये उसी की बात कर रहा कि उच्च नैतिक पर कब जाएगा एक सीए।
अच्छे स्तर पर कब जाएगा? जब उसमें जन्मजात से ही गुण विद्यमान हो एक सीए होने के। क्योंकि सीए का जो तकनीकी ज्ञान है वो तो यहाँ सीखा जा सकता है, उपार्जित किया जा सकता है। ऊपर पढ़ा है हमने कि जो सीए का तकनीकी ज्ञान है वो यहाँ पे उपार्जित किया जा सकता है। पर यदि सीए उच्च स्थान पर जाए, मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए या बहुत ज़्यादा जानकार हो, तो वो क्या है कि उसे कुछ प्राकृतिक भी देन है। प्राकृतिक मतलब क्या है कि उसे भगवान से भी कुछ, ईश्वर से भी कुछ देन है, खुदा से भी कुछ देन है। तो वो क्या है, वो जन्मजात है, वो जन्म से ही उसे जो है प्रदान की गई है। बोले ना कि इसमें जो है क्या है कि ये तो उसे जो है कुदरती देन है। तो एक उच्च नैतिक सीए वही हो सकता है जो है जिसमें जन्मजात से इसके गुण आए हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? ये कहा आंकेक्षक में पुष्पपालन एवं लेखाक्रम का ज्ञान होता है। आंकेक्षक में जो पुष्पपालन का है, पुष्पपालन का मतलब इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, पुष्पपालन पर और लेखाक्रम पर भी एक वीडियो बनाई है। तो इसमें ये हमने क्या बताया है, ये आपको जो है पुष्पपालन, एक अंकेक्षक में जो है पुष्पपालन का ज्ञान क्या होता है, उपार्जित करना होता है, उसे जन्मजात नहीं होता। ये सब उसे यहीं पे सीखना होता है। उपार्जित का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से उपार्जित किया गया है, जन्मजात का जो उसे कुदरत से देन है। तो एक अंकेक्षक में क्या पुष्पपालन और लेखाक्रम कोई जन्म से उसे देन नहीं है, उसे यहीं पे ही उसे उपार्जित करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, और इसका आंसर हम बढ़ने वाले हैं। थोड़ा इसके बारे में क्या बताया इसने। सबसे पहले जो है क्वेश्चन है हमारा 21। ये कहा आंकेक्षक व्यवहार समिति का परिवर्तनीय नाम है। आंकेक्षक व्यवहार समिति का परिवर्तनीय नाम क्या है वो बताना है आपको। तो वो जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही है। ये इसने बताया आंकेक्षण तथा आश्वासन मापक मंडल, ये इसका जो है परिवर्तित नाम है। इसका परिवर्तित नाम क्या है? आंकेक्षक है। ठीक है, तो ये था ऑप्शन। और ये हमारा इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे क्वेश्चन नंबर कितने तक? 21 तक। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। और आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं यदि हमारी वीडियो में कोई खामियां आपको दिखाई देती हैं तो हम उन्हें दूर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और ये कुछ सीरीज में क्वेश्चन थे और ये सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप सब जो है इन्हें तैयार कर लेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक और कमेंट शेयर करते रहें।